में क्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए देखो ना अंत में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी शायद बता रहे थे, है ना। आप लोग तो नए हैं, पहला क्लास है मेरा। खैर कोई दिक्कत ना है, थोड़ा बहुत छूटा हुआ है ना, तो उसको हम कवर कर देंगे। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जो पढ़ाए थे रेगुलर। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी शायद बताए थे, लिखा था ना। हेडिंग डालिएगा आप लोग, एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हम लोग इससे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े थे और हमने आप लोगों को बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि प्लैंक्स ने ये बोला कि लाइट जो है वो एक्युमुलेशन है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स का, यानी जो लाइट होता है ये छोटे छोटे पैकेट का संग्रह है। जब किसी सोर्स से लाइट निकलता है, मान लीजिए कि एक बल्ब है, एक सोर्स है और यहां से लाइट इमिट हो रहा है, इस सोर्स से लाइट इमिट हो रहा है, तो जो लाइट बाहर निकलता है वो पैकेट के रूप में बाहर निकलता है। जैसे एक पैकेट निकला, फिर इसके जस्ट पीछे दूसरा पैकेट, फिर इसके जस्ट पीछे तीसरा पैकेट, फिर इसके पीछे चौथा पैकेट, एंड सो ऑन, लाइट इमिट होते रहता है। ये प्लैंक्स का थ्योरी था। लाइट इज एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, लाइक बहुत छोटे छोटे पैकेट्स का क्या है, संग्रह है। यानी लाइट जब किसी सोर्स से निकलता है, लाइट जब बल्ब से निकल रहा है तो वो पैकेट के रूप में बाहर निकल रहा है, और प्रत्येक पैकेट का नाम उन्होंने क्या रखा था, क्वांटा, क्वांटा ऑफ लाइट। यानी ये प्रत्येक पैकेट जो आप देख रहे हैं, इस एवरी पैकेट का नाम क्या है, क्वांटा, क्वांटा ऑफ लाइट। यही बात हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और अब उस दिन हमने बताया था कि अगले क्लास में हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट लिखिए, लिखते चलिए आप लोग फटाफट, लिखिएगा। दिस थ्योरी, दिस थ्योरी इज यूज्ड टू determine, this theory is used to determine energy, energy of quanta, energy of quanta, और energy associated, associated with them. This theory is used to determine energy of quanta और energy associated with them. इस थ्योरी से हम लोग ये पता करते हैं कि अगर किसी लाइट का क्वांटा है तो उसका एनर्जी क्या होगा। फॉर्मूला हम बताए थे, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E इक्वल टू एच न्यू, फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, तो इस थ्योरी से हम लोग ये पता करेंगे कि जिस लाइट का क्वांटा है उसका एनर्जी क्या होगा, उससे कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, ये चीज हम लोग इस थ्योरी से कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेड लाइट है, तो रेड लाइट का जो क्वांटा होगा, जो पैकेट होगा, उस पैकेट उस क्वांटा में कितना एनर्जी एसोसिएटेड है, ये किस थ्योरी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। और फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा लिखे थे, फॉर्मूला याद आ रहा है। तो हम लोग इस थ्योरी का यूज किसी पर्टिकुलर लाइट के क्वांटा का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमने स्पष्ट लिख दिया, दिस थ्योरी इज यूज्ड टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ क्वांटा और एनर्जी एसोसिएटेड विथ देम।
ठीक ना। तो ये चीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा दूसरा, सेकंड पॉइंट है व्हेन व्हाइट लाइट, when white light is, when white light is when white light is passed through, passed through, when white light is passed through a prism, then it splits, it splits into their their corresponding corresponding constituent constituent components. When white light is passed through a prism, then it splits into their corresponding constituent components. ठीक है, उसी में लिखिएगा, इसी में these constituent components, these constituent components have different wavelength. When white light is passed through a prism, then it splits into their corresponding constituent components. These constituent components have different wavelengths. बात समझ में आया? यानी जब किसी लाइट को आप जब आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करोगे तो वो अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट जाएगा और प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट का वेवलेंथ क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे रेनबो आप देखे हैं, रेनबो जो बनता है कभी कभी आप देखे हैं, रेनबो में आपको डिफरेंट कलर्स दिखाई देता है ना। वैसा ही जब सूरज के प्रकाश को आप प्रिज्म से पास कराइएगा तो वो अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और प्रत्येक कंपोनेंट्स का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या होगा? अलग अलग होता है। यही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करोगे देन इट स्प्लिट्स इनटू देयर करेस्पॉन्डिंग कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। वो अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, और प्रत्येक अव्ययी रंगों का वेवलेंथ जो होगा वो अलग अलग होगा। बात समझ में आया? अब देखिए फिर लिखते हैं when these constituent components, when these constituent components are projected on a screen, then a color pattern is generated, then a color pattern is generated called a spectrum, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हमने कि जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट को एक स्क्रीन के ऊपर जब प्रोजेक्ट करिएगा तो वहां पर एक कलर पैटर्न आपको दिखाई देगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हिंदी में वर्ण पट्टिका बोलते हैं।
बात समझ में आया? ये 3 पॉइंट आपके सामने हमने लिखा है और स्पष्ट हमने किया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज जो है वो क्वांटा का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है कि अगर कोई लाइट है और उस लाइट में जो क्वांटा है उस क्वांटा का क्या एनर्जी होगा उसको निकालने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया जाता है। और हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला भी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यही बात हम बताए थे। दूसरा चीज हमने क्या लिखा कि जब आप सूरज के प्रकाश को, व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करोगे तो वो अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट का अलग अलग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होता है। और उन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को, तीसरा नंबर पॉइंट पर देखो, उन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को अगर हम किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दें तो वहां पर एक कलर पैटर्न जनरेट हो जाता है और उसी कलर पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो रेनबो एक टाइप का क्या है, स्पेक्ट्रम है। क्या है वो, स्पेक्ट्रम है। बात समझ में आया? फटाफट नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी नोट हो गया। मिटाते हैं इसको, लिख लिए सब लोग? लिखिए, मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखिए, दैट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इज realized, that portion of a spectrum is realized which is lie in visible रीजन। जो कहां पे लाई करता है, विजिबल रीजन में लाई करता है, वहीं पर हमको दिखाई देगा, वही पोर्शन को हम लोग देख पाएंगे। स्पेक्ट्रम का केवल वही हिस्सा हमको दिखाई देगा जो विजिबल रीजन में लाई करता है। स्पेक्ट्रम का वही हिस्सा हम लोग को दिखाई देगा हो गया। देख लिया, स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा लाई करेगा, दिखाई देगा जो विजिबल रीजन में लाई करेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जब सनलाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट जाता है। अब रही बात कि सर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूटता है तो क्या सारा वेवलेंथ हम लोग को दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को केवल वही वाला रीजन दिखाई देता है, वही वाला क्षेत्र दिखाई देता है जो कहां लाई करता है, विजिबल रीजन में। बात समझ में आया? तो समझिएगा, जरा ध्यान दीजिए। जब सनलाइट को आप प्रिज्म से पास करेगा तो देखिए क्या स्पेक्ट्रम बनता है। तो उसमें दिखाई देगा आपको कॉस्मिक रे। क्या दिखाई देगा? कॉस्मिक रे। उसके बाद आता है गामा रे, उसमें मौजूद है। फिर क्या है? एक्स रे है। फिर इसमें एक्सरे आपको दिखाई देगा। फिर वहां पे आपको अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे आपको दिखाई देगा, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद आपको मिलेगा विजिबल। उसके बाद आपको दिखाई देगा IR रे, इंफ्रारेड रेज। तब दिखाई देगा माइक्रोवेव। तब आता है रेडियो वेव। सोचिए, सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में इतना वेवलेंथ मौजूद है और जब आप उसको
प्रिज्म से पास कराइएगा तब वो ये आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम। लेकिन इस पूरे में कौन सा पोर्शन है जिसको आप देख सकते हैं, तो वो केवल कौन है जी, विजिबल रीजन है। और विजिबल रीजन में ही मौजूद होता है कौन, VIBGYOR, विबग्योर, जिसको हिंदी में बैनी या पिनाला कहा जाता है, यही विबग्योर। और ये कहाँ लाई करता है, विजिबल रीजन में। बात समझ में आया। और यही वाला पोर्शन को हम लोग देख पाएंगे। हम लोगों के आंख का क्षमता है कि हम लोग 3600 एंगस्ट्रम से लेकर के और 7800 एंगस्ट्रम तक के ही वेवलेंथ के वेव को हम लोग देख सकते हैं। इधर वाले को भी आप नहीं देख सकते हैं और इधर वाले को भी आप नहीं देख सकते हैं। आपका रेंज क्या है, 3600 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। और इसी के रीजन में कौन मिल रहा है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मिल रहा है। बात समझ में आया, नोट करिए जल्दी इसको फटाफट। हाँ है? क्या बोले, नहीं समझे हम। वो दिखाई नहीं देगा हम लोग को, वो रे दिखाई नहीं देगा हम लोग। हाँ, उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो गया, यानी 3600 एंगस्ट्रम से कम वेवलेंथ वाले को हम लोग नहीं देख सकते हैं। हम लोग चक बंद होगा तो सब बंद हो जाएगा। मेन बात है ना कि वीडियो में वो वाला लाइट चमकता है, और कोई इतनी ना। उस लाइट का और एक चीज यहाँ लिख दीजिएगा कि इधर के तरफ जो होता है वो वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, ठीक है, और एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, एनर्जी डिक्रीजेस। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज कर गया तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसका फॉर्मूला क्या था, E इक्वल टू एच नू या E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और क्या उसका उपयोग है वो चीज हमने आपको बता दिया, ठीक ना। यानी ये अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। नोट करिए। बेटा इसको, चलिए अब हेडिंग डालिएगा स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लिखिए। व्हेन white light when white light is passed through a prism, when white light is passed through a prism,
then it split into their corresponding constituent component, their corresponding constituent component. These constituent components are projected on a screen, then a color pattern is generated. Color pattern is generated called a spectrum. When white light is passed through a prism, then it is split into their corresponding constituent components. These constituent components are projected on a screen, then a color pattern is generated called a spectrum. जब सनलाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट जाता है। उन कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स को जब स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक कलर पैटर्न जनरेट होता है और उसी कलर पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बात क्लियर है? नोट करिए जल्दी। अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं स्पेक्ट्रम का टाइप। देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है? तो ये मुख्य रूप से दो टाइप का है जी। एक को बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये इमिशन स्पेक्ट्रम जो है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन? तो एक होता है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ये टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है जी, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। और ये जो डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है ये कितने टाइप का हो जाता है? तो ये हो जाता है दो टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं लाइन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है बैंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये क्लासिफिकेशन है स्पेक्ट्रम का। ये स्पेक्ट्रम जो है दो टाइप का होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। और डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का होगा,
लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, नोट करिए जल्दी फटाफट। क्लियर हुआ बात? स्पेक्ट्रम समझ में आया? स्पेक्ट्रम क्या होता है इतना तो समझ में आया ना, कि स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। कि जब व्हाइट लाइट को, सनलाइट को जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट को जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो एक कलर पैटर्न दिखाई देता है। उसी कलर पैटर्न को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कितने टाइप का है? दो टाइप का है। पहला इमिशन स्पेक्ट्रम है, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? तो इस इमिशन स्पेक्ट्रम कितने टाइप का है? तो दो टाइप का है, कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन, यहाँ डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम कितना टाइप का है? दो टाइप का है, लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पर इमिशन लगा दीजिएगा, डिसकंटिन्यूअस इमिशन यहाँ पे इमिशन, ताकि अच्छा लगेगा। लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और यहां पर बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ये पूरा इसका खेल है। ठीक ना? चलिए, तो अब इसमें हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, इसको मिटाएं पूरा। क्लियर हो गया? चलिए मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग, पहला लिखते हैं कंटिन्यूअस, सॉरी इमिशन ना, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम लिखेगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। लिखिए इसमें, द लाइट the light emitted, the light emitted by a source, by a source of light, source of light, and resolved, and resolved into its constituent wavelengths, constituent wavelengths, constituent wavelengths is called emission, emission spectrum, स्पेक्ट्रम। और में लिखिएगा, when a particular light or energy is passed through a prism, then that of a spectrum
is obtained called emission spectrum। सीधा सीधा हमने लिखवाया कि इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या। तो जब लाइट जो जो सोर्स से इमिट हो रहा है उसको अगर हम प्रिज्म से पास कर दें तो वो अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस बल्ब से लाइट इमिट हो रहा है और इस लाइट को हम प्रिज्म से पास करा दिए, तो जो वहां पर बर्न पट्टिका दिखाई देगा, जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, वो कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाएगा? इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। यही ना बात हुआ कि सोर्स से लाइट निकला और उसको प्रिज्म से हमने पास करा दिया। तो जब प्रिज्म से पास कराएंगे तो वो लाइट तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट जाएगा और वो हमको जो बर्न पट्टिका पर जो स्पेक्ट्रम पर दिखाई देगा उसका नाम हम क्या रखेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम नाम रखेंगे। वही ना ये बात लिखा हुआ है। बोलिए, नोट करिए जल्दी इसको। हो गया? तो यहाँ लिख हैं कि द लाइट इमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट एंड रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। द लाइट इमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट, है ना, जब एक लाइट किसी सोर्स से बाहर निकलता है और अगर उसको हम लोग उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स में वेवलेंथ में अगर रिजॉल्व कर लेते हैं तो जो स्पेक्ट्रम दिखता है उसका नाम क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। या व्हेन ए पार्टिकुलर लाइट और एनर्जी इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, जब हम एक लाइट और एनर्जी को प्रिज्म से पास करते हैं, देन दैट ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, तो हम लोगों को एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसी स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा? इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, अब चलते हम लोग, हेडिंग डालिएगा कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। लिखिए दूसरा, कंटिन्यूअस, इसका जो है टाइप है ये, है ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। लिखेगा कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या लिखना है? कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। लिखेगा इसमें ए कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम is one which covers a wide range of wavelengths without any gap or discontinuity। विदाउट डिसकंटिन्यूटी। ठीक ना, हम यहां लिख दिए कि एक कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम इज वन। एक कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम वो होगा विच कवर्स, जो कवर करता हो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स को। जैसे अगर आप वो रेनबो अगर आप देखते हैं तो रेनबो में आप देखेंगे वहां पर जो भी कलर्स होता है उस कलर का पैटर्न क्या होता है। तो ऐसा महसूस होता है कि एक कलर शुरू हुआ और फिर वो धीरे धीरे खत्म हुआ, तब तक दूसरा कलर शुरू हो गया। आपको पता ही नहीं चलता है कि पहला कलर कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हो गया। अगर आप रेनबो को गौर से देखेंगे तो आप एक शार्प बाउंड्री नहीं खींच सकते हैं कि ये कलर यहाँ समाप्त हो गया और दूसरा यहाँ से शुरू हो गया। ऐसा आपसे नहीं हो पाएगा।
बात समझ हम क्या, यानी एक कलर शुरू हुआ और वो कहां खत्म, ये आपको पता नहीं चलेगा। उसमें आपको ऐसा फील होगा कि ये यहाँ खत्म हुआ, तब तक दूसरा जो है वो शुरू भी होगा। एक शार्प बाउंड्री आप वहां पर नहीं दे सकते हैं कि पहला कलर यहाँ खत्म हुआ है और दूसरा यहां से शुरू हुआ है। वैसे स्पेक्ट्रम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। बात क्लियर हुआ? तो मान लीजिए कि आपने एक प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म से आपने पास करा दिया किसको, व्हाइट लाइट को। व्हाइट लाइट को आपने यहां से पास कराया, ये है व्हाइट लाइट, या मान लीजिए ये सनलाइट है, सनलाइट है, इसको आपने पास करा दिया। और जैसे आप प्रिज्म से इसको पास कराए, ये अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट गया, लेकिन हम लोगों को केवल वही रीजन दिखाई देगा जो विजिबल होगा, यानी विजिबल रीजन वाला ही हमको पट्टिका पर दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम पर दिखाई देगा, बाकी हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर जब ये बाहर निकला 7 कंपोनेंट में, ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में क्या हो गया, ब्रेक कर गया, और ये मेरे लिए हो गया VIBGYOR, VBGYOR के टर्म में आ गया, है ना। और ये एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को कवर कर रहा है। यहां पर कहीं भी डिसकंटिन्यूटी आपको दिखाई नहीं देगा, कंटिन्यूअस होगा। एक कलर वायलेट शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, तब तक उसके बगल से इंडिगो भी शुरू हो गया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वायलेट कहां खत्म हुआ है और इंडिगो कहां से शुरू हो गया। फिर इंडिगो कहां खत्म हुआ, अब ब्लू कलर कहां से शुरू हो गया, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे स्पेक्ट्रम को नाम दिया जाता है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया? नोट करिए इसको जल्दी फटाफट। ये स्पेक्ट्रम बना, ये बना स्पेक्ट्रम। ये सब बहुत मजेदार चीज है जी, ये सब चीज समझना है, सीखना है इसको। हो गया? क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ? जो आज बताए सब, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशन बताए, उसमें 4 पॉइंट बताए, है ना। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम बताए, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, डेफिनेशन आपके बोर्ड पर हमने लिखा था। फिर हमने उसका टाइप बताया, कितने टाइप का होता है, प्रत्येक टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़े, इमिशन का पहला टाइप कंटिन्यूअस इमिशन देख लिए। अब हम लोग को क्या देखना है, डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहेंगे, तो लिखिएगा डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन गैसेज और वेपर्स, व्हेन गैसेज और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, of a chemical
substance are heated in an electric arc or in Bunsen flame. Light is emitted. If the ray of this light is passed through a prism, a spectrum is produced. And this spectrum will be discontinuous in nature. It is because of very limited wavelengths are present in emitted radiation. हमने सीधा सीधा लिखा है, जरा ध्यान से अगर आप समझे तो, लैंग्वेज को पकड़े तो, कि व्हेन गैसेज और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, जब हम लोग किसी केमिकल सब्सटेंस के, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग किसी केमिकल सब्सटेंस के गैस या वेपर स्टेट को इलेक्ट्रिक आर्क में रख करके बंसन फ्लेम पे जब इसको हीट किया जाता है, बंसन फ्लेम जो घर में आप चूल्हा है ना खाना बनाने के लिए, वैसे ही अभी क्या है, फ्लेम है जिस पर ये टेस्ट किया जाता है ना। तो बंसन फ्लेम पर जब इसको हीट किया जाता है तो वहां से लाइट क्या होता है, इमिट होता है। क्योंकि आपको पता है कि गैस में ग्लो करने का टेंडेंसी होता है, अगर गैस को आप गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, ग्लो करेगा, यानी लाइट वहां से इमिट होगा। अब जब आपने इलेक्ट्रिक आर्क में गैस को, किसी केमिकल सब्सटेंस के गैस को, वेपर को भर करके जब बंसन फ्लेम पर आपने स्ट्रांगली हिट किया तो वहां से लाइट इमिट हुआ, ग्लो किया, लाइट इमिट हुआ। उस लाइट को आपने प्रिज्म से क्या कर दिया, पास करा दिया। और वो लाइट जब प्रिज्म से पास हुआ तो देखा यह गया कि वहां पर जो स्पेक्ट्रम आया वो कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पर कहीं पर वेवलेंथ कलर है तो कहीं पर कलर नहीं है, फिर कलर है, फिर कलर नहीं है, मतलब कुछ कलर जो है वहां पे गायब है। इसका सीधा मतलब निकल के आया कि जिस कंपाउंड का गैस या वेपर आप लेकर के इलेक्ट्रिक आर्क में रख के गर्म कर रहे थे, उसमें सारा का सारा वेवलेंथ मौजूद नहीं है। अगर सारा वेवलेंथ मौजूद होता तो वहां पर एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता, जो कि इसमें कंटिन्यूअस दिखाई नहीं दे रहा। इसका सीधा मतलब है कि उसमें सारा का सारा वेवलेंथ मौजूद नहीं है। अब इसी का हम अर्थ बता दिए। When gases or vapor of a chemical substances are heated in an electric arc or in Bunsen flame, light is emitted. अभी बताएं ना कि जब किसी केमिकल स्पीशीज के गैस या वेपर को इलेक्ट्रिक आर्क में रख करके हीट करिएगा तो वहां से लाइट इमिट होगा। इफ द रे ऑफ दिस लाइट, जो लाइट इमिट हो रहा है उस लाइट को अगर आप प्रिज्म से पास करा देते हैं
स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस, तो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा एंड दिस स्पेक्ट्रम विल बी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, और ये स्पेक्ट्रम कैसा होगा, नेचर में डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां लिखा है इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्यों हुआ, तो इसलिए हुआ क्योंकि उस वेवलेंथ में जो यहां से इमिट हुआ है उसमें सारा का सारा वेवलेंथ मौजूद नहीं है। बात समझ में आया? नोट करिए जल्दी फटाफट इसको। बर्तन है, कुकर आप भात बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वैसे ही ये एक्सपेरिमेंटल है ना। जैसे आप लेबोरेटरी में जाओगे तो बहुत सारा टूल्स मिलेगा कि इसका क्या उपयोग होता है, नाम भी सबका अलग अलग होता है। घर में हम लोग यूटेंसिल्स यूज करते हैं, करछुल, छोलनी, चम्मच, गिलास, करते हैं ना, तो वो तो यूज वहां नहीं होगा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए, वहां भी अलग अलग यूटेंसिल्स यूज किया जाता है। बात समझ में आया? तो वही सब है। क्या बात समझ में आया, क्या बोले? अब चलते हैं हम लोग इसका टाइप देखें कि डिसकंटिन्यूअस इमिशन कितना होगा, दो टाइप का, लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम और बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। बेटा इसको बोलो, बात समझ में आ रहा है? सब पढ़ाए जो सारा कॉपी में नोट होना चाहिए, सब कुछ पढ़ना होगा घर पे, और वीडियो बार बार देख लो, है ना, चैनल पे मौजूद ही है वीडियो। तो जितने भी चीजें हैं अब हम तुमको सामने पढ़ा भी दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, नोट्स भी तुम्हारा तैयार हो गया, नोट्स भी पढ़ो। उससे दिक्कत है तो एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इतना फैसिलिटी मिलने पर अगर कोई नहीं पढ़े या नीट जेई नहीं करे तो दुर्भाग्य है उसका, है कि नहीं है? इतना चीजें अवेलेबल कराया जा रहा है, तो ये सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए, आपको हर एक चीज मिल रहा है। हो गया? एक एक चीज हम लिख भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बोल के आपको लिखवा रहे हैं, सब चीज लिखा हुआ है। आप घर भी जा करके पढ़ सकते हैं, घर से भी आप लाइव पढ़ सकते हैं इसे कि हाँ क्या सर पढ़ा रहे हैं। बस जुनून चाहिए पढ़ने का। अब पढ़ने का जुनून नहीं हो और उसको चाहे भारत के किसी भी प्रोफेसर या लेक्चरर से पढ़ा दिया जाए तो वो नहीं पढ़ सकता है। अब पढ़ने का अगर जुनून होगा तो किसी से पढ़ के सीख सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बेटा इसको, क्योंकि आदमी का सपना होता है, और सपना आदमी अगर रियल में मतलब कि ये देखता है और उसको पूरा करना चाहता है ना, तो उसको मेहनत करके किया जा सकता है। अभी नहीं कि सपना देख लिए कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी पर चढ़े और काम करिए नहीं रहे तो बीएमडब्ल्यू मिलेगा? वैगनार नहीं मिलेगा, बीएमडब्ल्यू तो दूर है। बात समझ में आया? तो सपना देखो तो उसको साकार करने का भी कोशिश होना चाहिए आदमी। खैर, तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, ये इसका टाइप है, तो हेडिंग डालिएगा लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। तो लिखते हैं ए लाइन लाइन डिसकंटिन्यूअस emission spectrum is one which consists of bright lines separated from each other
each other by a dark space. A line discontinuous emission spectrum is one which consists of bright lines separated from each other by a dark band या dark space. ठीक है, क्लियर होगा? A line discontinuous emission spectrum is one which consists of bright lines separated from each other by a dark space. समझना, इधर ध्यान देना। मतलब कहने का ये है कि मान लो कि ये डार्क स्पेस है, ठीक है, ये क्या है? डार्क स्पेस है, और फिर यहां पर एक और डार्क स्पेस है। देखना, समझना कैसा ये दिखता है, फिल करने का चीज है। ये डार्क स्पेस है, फिर ये यहां पर एक डार्क स्पेस है, फिर यहां पर एक डार्क स्पेस है। ये डार्क स्पेस है, ठीक है। और इसमें जो कलर्स मौजूद हैं, यहां पे मान लो देखो ये रेड लाइन है, समझना। देखो कैसा दिखता है और हम क्या लिखे हैं, इसको दिमाग में डालने की जरूरत है। यहां पर ये है, फिर हमने क्या किया, यहां पर हरा डाल दिया, ग्रीन लाइट, ग्रीन कलर है। यहां पे हमने क्या किया कि ब्लू डाल दिया। ठीक है, तो ये जो आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, और ये मान लीजिए तो पूरा डार्क स्पेस है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा डार्क स्पेस है। आप कॉपी पे अच्छे से इसको बनाएंगे, ये डार्क स्पेस है आपका, ये सब डार्क स्पेस है। तो ये आपका हो गया डार्क स्पेस। क्या है ये? डार्क स्पेस है, और दो डार्क स्पेस के बीच में एक कलर लाइन मौजूद है। तो इस टाइप का जो स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देगा, उसी को क्या नाम दीजिएगा? बोलिए। लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब कि ये कलर लाइन है। मतलब यहां लिखा हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस। क्या है ये? ब्राइट लाइंस। और सेपरेट किससे है ये? डार्क स्पेस से। इस स्पेक्ट्रम का क्या नाम होगा? लाइन डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। जल्दी बनाइए फटाफट इसको। ये जो है ना, हो गया? क्या हुआ मेरा? ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। मेरा
चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे, उसमें और एडिट करके वीडियो हम डालते हैं, बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा उस पर। जो चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो चीज़, और वो है आप इसको सर्च करेंगे अर्जुन सर केमिस्ट्री वाले, ऐसे, तो ये आपको चैनल मिलेगा मेरा। हाँ, वो पूरा मिल जाएगा आपको उस पे, एकदम वीडियो 1 2 3 4 पूरा करके दिया हुआ है, आप उससे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, एकदम यही से लाइव है वो। हो गया। तो अब आते हैं हम लोग बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम पे। तो आइए अब हम लोग बात किया जाए बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन डिसकंटिन्यूअस के बाद क्या आएगा? बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। लिखिए, यही वाला लिखिएगा। ए लाइन डिसकंटिन्यूअस, सॉरी, ए बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, ए बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन spectrum is one which consists of which consists of which consists of a which consists of a number of bright bands, number of bright bands of light sharp at end one end and fading off and fading off at the other end, at the other end. A band discontinuous emission spectrum is one which consists of a number of bright bands of light sharp at one end and fading off at other end. अब इसको समझने की जरूरत है कि ये जो बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है वो क्या है। ठीक है, तो करिएगा बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम है क्या, ये चीज जानने की जरूरत है हम लोग को। तो देखिए, इसको महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, इस लैंग्वेज से फील किया जा सकता है, आदमी के बात से आदमी के भावनाओं को फील किया जाता है, कि नहीं किया जाता है। कोई आपसे जब अच्छे से बोलता है तो उसके प्रति आपका अट्रैक्शन, आपका भाव, आपका प्रेम दिखता है। अगर वही व्यक्ति कुछ रूढ़ली आपको बोलेगा तो उससे आपको घृणा दिखाई देगा। होता है कि नहीं होता है? ये लैंग्वेज आपको स्पष्ट कर रहा है, ये फील कराने का कोशिश कर रहा है कि बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो यहां लिखा है कि ए बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम इज वन व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स, नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स होंगे जिसका एक छोर बहुत चमकीला होगा तो दूसरा छोर जो होगा वो उतना ही फेडिंग ऑफ होगा, काला धब्बा होगा। मतलब एक छोर चमकीला, समझिएगा, जैसे आप स्पेक्ट्रम देखिएगा तो एक छोर आपको एकदम चमकीला दिखाई दे रहा है, और फिर धीरे 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 वो फेड ऑफ होता जाएगा, मतलब कि वो खत्म होता जाएगा। फिर दूसरा दिखाई दिया एकदम चमकीला, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो फेड ऑफ होते जा रहा है। तो इस टाइप का जो दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे बैंड डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, उसको आप लैंग्वेज से महसूस कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, नेट पर देख सकते हैं कि कैसा ये होता है। बात समझ में आया? नोट करिए इसको जल्दी फटाफट।
हो गया, मिटाएं, चलिए हेडिंग डाल दीजिए अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अंतिम जो कि दूसरा टाइप था। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखिएगा इसमें आप लोग। व्हेन ए particular light or energy is passed through any gas, or any compound, some wavelengths of light, or energy are absorbed by the gas or compound, and some wavelength of light or energy is transmitted, and hence this transmitted light is again passed through a prism, to obtain the spectrum, then dark color band are obtained separated by color band. This is because of absorption of certain wavelengths by the gas or compound. सीधा सीधा बात है, when a particular light or energy is passed through any gas or any compound, some wavelength of light or energy are absorbed by the gas, or
compounds, and some wavelength of light or energy is transmitted, and hence this transmitted light is again passed through a prism to obtain the spectrum. Then dark color band are obtained separated by color band. This is because of absorption of certain wavelengths by the gas or compound. ये तो हमने लिखवा दिया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप नोट भी कर लिए। समझने की जरूरत है कि आखिर लिखवाए क्या है हम। तो हमने लिखवाया है, ध्यान से समझिएगा, एक कंटेनर में हमने क्या किया कि गैस भर दिया या कोई कंपाउंड ले लिया और उस कंपाउंड से हमने सनलाइट को पास कराया। बात समझ में आया हम क्या बोले? एक कंटेनर में आपने क्या किया, गैस ले लिया या किसी कंपाउंड को रख लिया और उससे आपने क्या किया, सनलाइट को पास कराया। जब सनलाइट पास हुआ, जब बाहर निकला, तो जो निकला हुआ लाइट है उसको फिर प्रिज्म से पास कराए। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें कुछ वेवलेंथ है तो कुछ वेवलेंथ गायब हो गया है। तो तुम कहोगे सर हम तो सनलाइट दिए थे और सनलाइट के विजिबल रीजन में तो सारा वेवलेंथ मौजूद होता है, विवग्योर होता है, तो फिर क्या हुआ कि 3 गो वेवलेंथ गायब हो गया, 4 गो दिख रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस या जो कंपाउंड से आपने पास कराया था वो उसमें से कुछ वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो बचा खुचा है वही निकल करके आपको स्पेक्ट्रम पर दिखाई दे रहा है। बात समझ में आया ना? उसी को तो लैंग्वेज में लिखे हुए हैं हम यहाँ पर। बात समझ में आया? नोट करिए जल्दी फटाफट इसको, फिर इस चित्र बनाते हैं। नोट करिए जल्दी। हो गया? बेटा चलिए, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा चित्र से समझ लें। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन या कोई कंपाउंड या कोई गैस यहाँ पर हमने लिया, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लिया और इससे हमने क्या पास कराया जी, सनलाइट को या व्हाइट लाइट को, व्हाइट लाइट को पास कराया। अब ये भी, और यहां पर हमने प्रिज्म पहले से लगा रखा है, प्रिज्म है और ये निकला और प्रिज्म से पास हो गया, और जैसे प्रिज्म से पास हुआ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है कुछ ऐसे स्प्लिट हो गया, ऐसे कुछ हो गया, और यहाँ पे आपको ये है, तो यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे, आपको 4 जगह कलर दिखाई दे रहा है और 3 को गायब हो गया। इसका क्या मतलब निकला कि उस 3 को ये क्या कर लिया, एब्जर्व कर लिया। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना इसका नाम क्या लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया ना? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है तब जवाब दे देंगे? करिए।
ये लाइट गड़बड़ कर रहा है। पूर्ण बात सीखा आज आप लोग। तो आपने सीखा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एप्लीकेशन, आपने सीखा स्पेक्ट्रम, आपने सीखा टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। इतना चीज हम आपको बता दिए, समझाए। नोट्स को रिवीजन करना है और उसके बाद जो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कुछ हम कंफ्यूजन में आ रहे हैं तो वीडियो कॉल करके देख लीजिए, फिर सर जिंदा दिखाई देंगे आप, है ना, है ना। तो ये आपको बार बार रिपीट करते रहिएगा, तो आप जो है बहुत सारा चीज आपको रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा। बात समझा? तो ये सब चीज हम खत्म कर दी। अब हम लोग को बात करना है एटॉमिक मॉडल्स पे। एटॉमिक मॉडल्स, तो थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल्स, रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल्स, बोर्स साहब का एटॉमिक मॉडल्स, इन सब लोग का एटॉमिक मॉडल्स हम लोग को पढ़ना है। बात समझ में आया? तो हेडिंग डाल दिया जाए, डाल दिया जाए, बोलिए। एटॉमिक मॉडल्स, हेडिंग डाल दीजिए, एटॉमिक मॉडल्स। नेक्स्ट दिन है। ठीक है, तब आज रहने देते हैं, है ना। अगले क्लास में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, थॉमसन का और रदरफोर्ड्स का। ठीक है, तब के लिए आप लोग अपना रिवीजन करिए।